हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग ज्योग्राफी को डिस्कस करें हैं। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करें। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 122 नंबर प्रश्न तक जो है डिस्कस कर लिया है। आज का जो सेशन है इसमें प्रश्न संख्या 123 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 123 पूछा गया, मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बराकर नदी पर। मैथॉन, बेलपहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। याद रखिएगा। 124 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्प में उलर उलर जो झील है जम्मू कश्मीर में है, लोकटक ये मणिपुर में है। ये दोनों मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा में है और सांबर राजस्थान में है, और ये दोनों खारे पानी की झील है। 125 है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? एग्रीकल्चरल फाइनेंस का स्रोत नहीं है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, फाइनेंस का स्रोत नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों है। देखिए, अगर बात किया जाए तो भारत में कृषि यानी जो कृषि है, ये वित्त के जो प्रमुख स्रोत हैं वो इस प्रकार है। यानी एग्रीकल्चरल फाइनेंस के जो प्रमुख स्रोत हैं, वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 126 नंबर है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको उगाने से है? कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसको मतलब किस फसल को उगाने से है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय किस फसल को उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों पर, जो विभिन्न मौसम है, इन मौसमों पर दो फसल को उगाने से है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कृषि में युग्म पैदावार से आशय है कि विभिन्न मौसमों पर या विभिन्न मौसम में दो फसल उगाना। एक ही साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। 127 है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में जो कथन सही है, आपको बताना है कि इनमें से यानी 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में कौन कौन सा सत्य है? अगर पहला जो कथन है इसको देखें तो इसका लक्ष्य यानी द्वितीय हरित क्रांति का जो लक्ष्य है, हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। दूसरा है, इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज यानी सीड्स, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। क्या यह सही है? नहीं, तीसरा भी कथन जो है गलत हो जाता है। पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही है। चौथा, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्य उत्पादन का समाकलन करना है। यानी दूसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक का विस्तार करके वहां के कृषि की पैदावार में उन्नति करना, वृद्धि करना, साथ ही पशुपालन और सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्य उत्पादन का समाकलन करना है।
128 है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। आप देखिए ऑप्शन को देखिए, जो नकदी फसल में मतलब कि शामिल नहीं होते हैं, जैसे गन्ना दिया गया है, कपास दिया गया है, जूट दिया गया है, गेहूं दिया गया है, इनमें से कौन नकदी फसल का हिस्सा नहीं है? तो गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, बल्कि ये जो है गेहूं जो है गेहूं के अलावा गन्ना, कपास, जूट जो है ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। साथ ही तंबाकू, तिलहन ये भी आते हैं। गेहूं नकदी फसल नहीं है, बल्कि ये फूड क्रॉप है। क्या है? फूड क्रॉप है, खाद्य फसल है। इसके बाद प्रश्न संख्या 129 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है किसके उत्पादन में? इसका सही जवाब है गेहूं के उत्पादन में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सबसे ज्यादा प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है। याद रखिएगा, गेहूं के पैदावार में। 130 नंबर है प्रमुख खाद्य फसल। जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा उपभोग किए जाने वाले जो खाद्य फसल हैं वो क्या है? तो चावल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का स्थान आता है, यानी चावल सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है, इसके बाद गेहूं। 131 है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल के कटोरे के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? चावल के कटोरे नाम से जिस क्षेत्र को जाना जाता है उस क्षेत्र का नाम है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र याद रखिएगा। भारत में चावल का कटोरा यानी राइस बॉल जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषिगत क्षेत्र के 29.3% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में ही विस्तृत है। 132 नंबर है, आपको बताना है, पूछा गया कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? बताइए। भारत के देखिए एक प्रश्न जो है, भारत के जो चावल के कटोरे का जो क्षेत्र का नाम है, या चावल के कटोरे के जिस क्षेत्र को जाना जाता है उस क्षेत्र का नाम याद रखिएगा। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए। तो बताइए 132 नंबर जो प्रश्न है, पूछा गया खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा चावल। कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल और 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा चावल की कृषि, इसके बाद गेहूं की। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल चावल है। तो कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख जो खाद्य फसल कौन सी है? वो चावल है। इसके बाद गेहूं का स्थान आता है। 133 है भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मूंगफली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 134 है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य है, याद रखिएगा, 2021-22 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें तो भारत के अग्रणी कपास उत्पादक जो राज्य हैं, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे गुजरात, तीसरे स्थान पे तेलंगाना। यानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो राज्य है भारत का वो है महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, इसके बाद तेलंगाना का स्थान आता है। क्रम याद रखिएगा। 135 है गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम। गन्ने के उत्पादन में जो राज्यवार जो घटते क्रम है वो कौन कौन सा है? तो राज्य जो घटते क्रम में दिए गए हैं, क्रम को बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते जो क्रम में है वो है आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी सी ऑप्शन।
प्रश्न काल में यानी जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश पहले भी पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे है। महाराष्ट्र भी पहले भी द्वितीय स्थान पे था, आज भी द्वितीय स्थान पे है। लेकिन तीसरे चौथे स्थान का जो क्रम है वो बदल गया है। तीसरे स्थान पे कर्नाटक, चौथे स्थान पे गुजरात और पांचवें स्थान पे तमिलनाडु का स्थान आ गया है। 136 नंबर है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है वो है आपका मूंगफली। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु की फसल है जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जिसकी खेती अधिकतर सिंचाई क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, इसके बाद 137 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है वो है केरल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहां देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग पैदा किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन केरल। ऑप्शन देखिए, एनालिसिस कीजिए, जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। 139 है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किस मामले में? चावल के मामले में, चाय के मामले में, तिलहन के मामले में या दाल के मामले में? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इसका जो सही जवाब है डाउटफुल है, ऑप्शन सही नहीं है। भारत विश्व में चाय और दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश था। FAO के 2020 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत विश्व में चाय का दूसरा जबकि चीन पहला स्थान पर है। भारत चाय के मामले में दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पे है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत जो है दाल के उत्पादन एवं उपभोग में प्रश्न काल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा, तो दाल याद रखिएगा, जो प्रेजेंट है उसी को ध्यान में रखना है। 140 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरनार पहाड़ी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। 141 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बताइए निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? जो कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन से क्षेत्र कर्नाटक के हिस्से में नहीं आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलनेज यानी डी ऑप्शन।
जो पुलनेज है ये कर्नाटक के हिस्से में नहीं आता है, कर्नाटक का भाग नहीं है। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडाकू यानी कुर्ग, हासनजिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर और नेलियम पेथिस क्षेत्र, तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवराय यानी सलेम और अन्नामलाई यानी कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। तो बाबा बुदन जो पहाड़ी है ये कर्नाटक में है और यहीं पे सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किया गया था, याद रखिएगा। 142 नंबर है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज को? भारत किस मतलब कि किसका उत्पादन आवश्यकता से अधिक करता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय की। भारत जो है अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसके बारे में बात करें तो प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन का भारत आयात और चाय का निर्यात करता था, जबकि 2020-21 के डेटा के अनुसार भारत के निर्यातों में चाय का जो प्रतिशत है या चाय की जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो 0.25% या लगभग बराबर है। 2020 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का चतुर्थ स्थान है। तो न्यू डेटा के अनुसार जो सही है उसको ध्यान में रखना है, नोट बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 143 नंबर है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन जो राज्य है या पटसन का जो उत्पादन करता है वह कौन सा राज्य है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल में अनुमानित है। दूसरे क्रम पर जूट का उत्पादन जो राज्य है या उत्पादक राज्य है वह है बिहार। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में जो अनुमानित है कितना, 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन, और दूसरे क्रम पर जो जूट उत्पादक राज्य है, दूसरे स्थान पर जो मतलब कि जूट के उत्पादन में जो अपना स्थान रखता है वह है बिहार। प्रश्न संख्या 144 पूछा गया कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन के दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो आपको मालूम है जूट के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह है आपका, बताइए, वह है आपका द्वितीय। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया कीजिए। जो चीजें आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, आपके साथ डिस्कस किया गया है, वो भी प्रश्न आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट किया करिए, इससे आपकी एक्टिविटी का पता चलता है। तो कमेंट किया कीजिए जो भी प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, वीडियो को लेक्चर को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आगे बढ़िए, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक। 145 है, प्रश्न संख्या 145 में पूछा गया कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वह है बक्साइट, और कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो बक्साइट है। यह विश्व में एल्यूमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत है। यह विश्व में एल्यूमिनियम और गैलियम का मुख्य स्रोत है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। किस राज्य में लोहा अयस्क जो है मतलब कि अवेलेबल नहीं है, लौह अयस्क अवेलेबल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो याद रखिएगा पंजाब में लौह अयस्क अवेलेबल नहीं है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये जो 4 क्षेत्र हैं लौह अयस्क उत्पादन के, आप रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है उत्तर पूर्वी, जिसमें झारखंड और उड़ीसा आता है। दूसरा है मध्य भारत, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है। तीसरा प्रायद्वीपीय भारत और इसके अंतर्गत कर्नाटक, गोवा आता है। और चौथा है अन्य क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं। तो लौह अयस्क के या भारत में जो लौह अयस्क उत्पादन के जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 147 नंबर जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? चांदी अवेलेबल है किस राज्य में?
इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार अगर बात करें तो देखिए भारत में चांदी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो है राजस्थान पहले स्थान पे और इसके बाद है कर्नाटक। तो इसमें राजस्थान और न ही कर्नाटक का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो प्रश्न सही है बट ऑप्शन जो है डाउटफुल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले स्थान पे अगर पूछा जाए तो राजस्थान, दूसरे स्थान पे कर्नाटक का। 148 है, आपको बताना है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, विश्व में आगे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है। 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से क्या कोई नहीं। 149 है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन करता है वह राज्य है झारखंड। याद रखिएगा झारखंड। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2004 के अनुसार 2003-4 भारत में जो है अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। 2004 की जो डेटा है इसके अनुसार अगर बात करें तो पहले स्थान पे अभ्रक उत्पादक जो राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे स्थान पे झारखंड है। अतः प्रथम 2 राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार अगर बात करें तो अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं। तो अभ्रक के उत्पादक राज्य और भंडारक जो राज्य हैं इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 150 में पूछा गया है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन से हैं। भारत में खनिज उत्पादन के संदर्भ में जो समृद्ध राज्य हैं इसको पहचानिए, बताइए वह कौन सा राज्य है। तो भारत में खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वह है आपका बिहार। अगर देखिए बात की जाए तो प्रश्नकाल के समय की ये प्रश्न है, यानी प्रश्नकाल की जो समय 1994 की है। 1994 में जब बिहार और झारखंड एक में थे तब ये प्रश्न पूछा गया था। तो मूल्य के दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य के दृष्टि से उपतटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ये 2015-16 के डेटा के अनुसार है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। 151 है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम क्या है। कोयला उत्पादन में राज्यों का जो घटता क्रम है वो आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटते क्रम में अगर बात करें कोयले के उत्पादन में तो पहला स्थान बिहार का है, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो घटते हुए में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। वर्तमान में अगर बात करें तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे उड़ीसा, तीसरे स्थान पे झारखंड है। तो 2019 के डेटा के अनुसार अगर बात करें, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार बात करें तो भारत के जो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं पहले स्थान पे छत्तीसगढ़, दूसरे स्थान पे उड़ीसा, तीसरे स्थान पे झारखंड आता है। 152 है, कोरबा कोयला क्षेत्र कहां अवस्थित है। कोरबा, याद रखिएगा कोरबा जो कोयला क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। किस नदी बेसिन में, तो हसदेव नदी बेसिन के क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। 153, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क खनन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क के खनन है। 154 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पीच ब्लेंड, याद रखिएगा पीच ब्लेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक आरए है। इसे यूरेनियम अयस्क पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। किससे? पीच ब्लेंड से, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 155 है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहां आरंभ हुआ? हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति जो हाइड्रो पावर स्टेशन है यानी जो पनबिजली शक्ति केंद्र है वो आरंभ हुआ था शिव समुद्रम में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में प्रथम, यहां से कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का प्रथम जल विद्युत जो शक्ति केंद्र है वो कहां पर बनाया गया था, या इसकी स्थापना कब हुई थी, या कब की गई थी, कहां की गई थी, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जो स्टाइल है इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 से 98 के बीच हुई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रपुंग या सिद्राबाग में की गई थी। भारत में दूसरा पनबिजली जो संयंत्र है कर्नाटक के, याद रखिएगा मांड्या जिले में शिव समुद्रम से हुआ था, और इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। मैसूर महल और बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की क्रमशः जो पहली इमारत एवं नगर थे। तो जो पहला जल विद्युत संयंत्र है इसकी स्थापना 1897-98 के बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रपुंग या सिद्राबाग में की गई थी। दूसरा पनबिजली जो संयंत्र है हाइड्रो पावर जो स्टेशन है वो कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम में हुआ था 1902 में, याद रखिएगा। 156 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में अगर बात की जाए तो भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में जो कथन दिया गया है इन चार कथन में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा यानी बी कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन सी कथन सही नहीं है। सी कथन कह रहा है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से भी कम है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन सही है। कहने का मतलब ये था भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। सी ऑप्शन में दिया गया 1% से भी कम है, जो कि 1% से अधिक है। 157 नंबर है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना, इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गोवा और मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण के लिए उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। इसके बाद प्रश्न संख्या 158 है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो याद रखिएगा 64 और 40,000 किलोमीटर। प्रश्नानुसार अगर बात करें तो 2001 और 2 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। वहीं 31 मार्च 2019 के स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1,40,995 किलोमीटर। 159 है, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था? तो 1853 में, याद रखिएगा। और किसके किसके बीच ये रेल मार्ग जो है मतलब कि रेलवे यात्रा शुरू हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी तत्कालीन
बॉम्बे, मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। यह ट्रेन मुंबई के पोरबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को लेकर 34 किलोमीटर मतलब कि 21 मील की दूरी तय करके ठाणे स्टेशन पर पहुंची थी। तो 34 किलोमीटर की इसने पहली यात्रा तय की थी। प्रश्न संख्या 160 है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन जो होती है, बड़ी लाइन के पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो बताइए कितनी होती है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 5.1/2 फीट, यानी रेल मार्ग चौड़ाई है, पटरियों के बीच की जो दूरी है, इसके दृष्टि से 3 भाग में इसे विभक्त किया गया है। यानी रेल की पटरियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। मीटर गेज में दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1 मीटर की होती है। मीटर गेज यानी बीच की दूरी 1 मीटर, दो पटरियों के बीच की। और चौड़ी या बड़ी लाइन जो होती है, इनमें अगर बात करें तो इनके पटरियों के बीच की जो दूरी होती है 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.1/2 फीट की दूरी होती है। और छोटी लाइन जो है, इनके बीच के पटरियों की जो दूरी होती है 662 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है, याद रखिएगा। 161 है, मारमुगांव पतन कहां स्थित है? बताइए, मारमुगांव जो पतन है वो कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो मारमुगांव पतन जो है वो गोवा में है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मारमुगांव पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है। यह एक निर्यात प्रधान पतन है। 162, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन को देख लेते हैं। ये रहा, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग जो है 65,544.54 करोड़ रुपए होगी। 163 है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो स्थित है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है ये गुड़गांव में है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यानी इसका पूर्व नाम था सुल्तानपुर पंछी अभ्यारण्य, हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम जिले में जो है स्थित है। 164, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती, याद रखिएगा। और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो भारत के अभी तक तीन मतलब कि शोध केंद्र हैं, तीनों को नाम याद रखिएगा। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 के बीच की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना 1988-89 के बीच की। और अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है। भारती की जो स्थापना है 2012 में की गई थी, याद रखिएगा। 165 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल भित्ति वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को याद रखिएगा, जो प्रवाल भित्ति जहां पर मिलते हैं। कच्छ के खाड़ी में प्रवाल भित्ति मिल जाएंगे, मलवन क्षेत्र में, लक्षद्वीप समूह में, मन्नार के खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखिएगा, जहां पे प्रवाल भित्ति मिलते हैं उनके लोकेशन को आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।